हिम्मत कभी न हारना तुम, क्योंकि बहुत आगे जाना है। जो कहते हैं तुमसे न होगा, उन्हें बहुत कुछ दिखाना है। जय हिंद भावी अधिकारियों। PB251 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर यूपीपीसीएस एवं आरओ को ध्यान में रखकर सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम एक छोटे से समय में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं और आवश्यकता अनुसार उनकी व्याख्या भी करते हैं, जहां से नए प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। वैसे ये सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीके जीएस का कोई दायरा नहीं होता। आइए अब हम समय को बर्बाद किए बिना अपनी आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आइए हम प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन ए सराय नाहरराय, बी मैदहा, सी लेखैया या डी चौपानी मांडू। इसका सही आंसर बी मैदहा है। आइए हम इस प्रश्न के बारे में और जान लेते हैं। तो मैदहा में बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, झील क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र, यानी ये तीनों क्षेत्र मैदहा में पाए जाते हैं। कभी पूछ ले आपको कि बूचड़खाना संकुल क्षेत्र या झील क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र कहाँ, तो आपको पता होना चाहिए मैदहा में पाया जाता है। एक प्रश्न इधर से बहुत ज़्यादा बनता है, इस टॉपिक से ही बहुत बनता है कि समाधान। तो समाधान के संबंध में दो हैं। एक समाधान के एक ही समाधान में, यानी एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल वो दमदमा में पाए गए थे, और एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल वो सराय नाहरराय में। तो आप याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर के साथ साथ उसकी ये व्याख्या भी समझ लीजिए। यहाँ से बहुत संभावनाएं होती हैं प्रश्न पूछने की, और जो पुराने प्रतियोगी हैं उनको पता होगा कि यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा 3 मानव कंकाल एक ही कब्र में, 3 मानव कंकाल दमदमा से और 4 मानव कंकाल सराय नाहरराय से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? आपका ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी मुद्रा राजशास्त्र, सी मैगनिस्सी की इंडिका या डी वायुपुराण। इसका सही आंसर है मैगनिस्तीज की इंडिका। कई बार पूछता है इंडिका किसकी है, तो मैगनिस्तीज की है, ये भी याद रखिएगा। आइए हम इस प्रश्न के बारे में और कुछ जानते हैं। तो मैगनिस्तीज की इंडिका में उन्होंने 7 जातियों का वर्णन किया था, और जो उनका वर्ण था दासों का न होकर के 7 समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। कभी ये भी पूछ सकता है आपका कि भाई मैगनीसी इंडिका में जो वर्गों को 7 में विभाजन किया था, पहले कितने वर्गों में विभाजन किया, एक क्वेश्चन बनता है। और विभाजन किया तो किस किस के में किया, तो इधर उधर से कोई और भी विकल्प दे सकता है। इसलिए आप जानिएगा कि इसमें इन्होंने इस तरह से दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री इसके रूप में याद कर लीजिएगा इसको। अब हम जान लेते हैं दासों का बारे में और जान लेते हैं। तो अर्थशास्त्र, में दासों का प्रकार 9, अर्थशास्त्र कौटिल्य की है। मनुस्मृति में दासों का प्रकार 7, मनुस्मृति ने 7 प्रकार के दासों की बात की है। नारद स्मृति में दासों का प्रकार 15 है। तो सर्वाधिक दासों के प्रकार की बात इसमें नारद स्मृति में की गई है अर्थात और मनुस्मृति की तुलना में। तो कभी यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाए कि कितने कितने प्रकार का पूछ ले, कितने कितने प्रकार के दासों की बात किसने की है, और ऐसे ही पूछ ले कि इन सबका ऑप्शन देकर के सबसे ज़्यादा दासों के प्रकार की बात किसने की, नारद स्मृति। याद रखिएगा। अच्छा, हम जाति शब्द से देख लें तो जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महर्षि यास्क ने निरुक्त में किया, और पूछ ले कि अगर किस जाति के रूप में उन्होंने प्रयोग किया, तो कृष्ण जाति। फिर पता चले और कोई जाति दे दे, ब्राह्मण, क्षत्रिय जाति, तो आपकी समझ ना आए, तो उन्होंने कृष्ण जाति के रूप में सर्वप्रथम जाति शब्द का प्रयोग किया। किसने? महर्षि यास्क ने। किसमें? निरुक्ति में। इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन तो इधर से ही बन रहे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कि निम्नलिखित ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? ए नंदी कलम्बकम, बी कलिंगपुत्र पर्णी, सी पेरियार पुराणम या डी कुरल। आपका सही आंसर डी कुरल है। आइए कुरल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं।
तो इसमें कुल 133 अध्याय और 1330 कविताएं हैं और इसे तमिल साहित्य का बाइबल या पंचम वेद कहा जाता है। कभी पंचम वेद के बारे में पूछे, पंचम वेद किसे कहा जाता है, और या कभी इस अध्याय ही पूछ ले। आजकल तो कूट के तरह से क्वेश्चन कूट बना के दे रहे हैं, दे सकते हैं। तो आपको अध्याय भी 133 और 1330 कविताएं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा बारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? उस समय समितियां, चोल समय में समितियां होती थी जिनको बारियम कहा जाता था, और प्रत्येक समिति अलग अलग क्षेत्र को देखती थी, और जिस क्षेत्र को देखती थी उसी के आधार पर उसको वो बारियम बोला जाता था। तो यहाँ पूछा है आपसे प्रश्न में कि उद्यान प्रशासन को कौन सा बारियम यानी कौन सी समिति देखती थी। आपका ऑप्शन ए पानवारियम, बी एरवारियम, सी टोटवारियम या डी संवत्सरवारियम। तो आपका सही आंसर सी टोटवारियम। टोटवारियम उद्यान प्रशासन का काम देखता था। आइए बाकी वारियम जो समितियां हैं वो क्या करती थी उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पानवारियम ये स्वर्ण समिति थी, एरवारियम ये तालाब या जल समिति थी, संवत्सर वारियम ये गांव की समितियों की देखरेख, गांव में जो और समितियां काम करती थी उसका देखरेख करती थी। और इस समिति में गांव के वरिष्ठ और सम्मानित व्यक्ति होते थे वो इस समिति में जुड़े होते थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सूचियों को मेल कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी हुई है। अगर ए में मानसूनी, बी विस्फती रेखी वन, सी भूमध्य सागरी वन, डी कोणधारी वन। इधर एक आलू बुखारा एवं जैतून, दो चीड़ तथा फर, तीन सागौन तथा साखू, चार मऊगुनी एवं रोजवुड। तो आपको ये मिलाना है किसका किससे सुमेल है, ये देखना है। तो आपका ऑप्शन ए 3 4 1 2 सही है, या बी 2 3 4 1 सही है, या सी 4 2 3 1 सही है, या डी 1 3 2 4 सही है। तो आप मिला लीजिए इसको। अगर इसको हम मिलाते हैं तो इसको मानसूनी मानसूनी एक सेकेंड, हाँ मानसूनी को 3, तो मानसूनी है सागौन और साखू। अगर हम विस्पति रेखी वन की बात करते हैं तो विस्पति रेखी वन ये महोगनी रोजवुड, ये विस्पति रेखी वन के पौधे हैं। अब हम भूमध्य सागरी वन की बात करते हैं तो ये आलू बुखारा एवं जैतून ये भूमध्य सागरी वन के पौधे हैं। फिर बचा लास्ट ये कौरधारी वन, तो ये आपका दो, इससे चीड़ तथा फरसी बन जाएगा। तो हमारा विकल्प हुआ 3 4 1 2, तो इसका मतलब हमारा आंसर ए सही है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है। आपके ऑप्शन ए विभिन्न प्रदेशों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, बी औसत घरेलू आय के आधार पर, सी घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, या डी देश के मलिन आबादी के आधार पर। चलो देश की मलिन आबादी के आधार पर तो आप अ, सभी इसको हटा देंगे कि हाँ इसके आधार पर तो नहीं होगा, लेकिन इन तीन में कंफ्यूज हो सकते हैं। हम इसका सही आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर सी घरेलू उपभोक्ता व्यय के आधार पर हमारे यहाँ गरीबी के स्तर का निर्धारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? आपके ऑप्शन ए भोज, बी गोविंदराज, सी चंद्रवर्मन, या डी महिपाल। तो आपका इसमें सही आंसर ए भोज है। राजा भोज के द्वारा काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी गई थी। आइए इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो भोज के साम्रांगण सूत्रधार का 31वां अध्याय यंत्र विज्ञान से संबंधित है। अगर बहुत डीप जाएगा तो कभी अध्याय के रूप में ही पूछ लिया, पता चला कि कथन कथन में एक कथन डाल दिया, तो आप 31वां अध्याय याद रखिए। ये परमार वंशी है, अगर वंश से आ जाए तो परमार वंशी थे। शासनकाल का समय 1000 से 1055 है, और इनके द्वारा के युक्त कल्पत्रों पुस्तक लिखी गई थी, वो भोज द्वारा लिखी गई है। कई बार कभी पुस्तक ही पूछ ले कि युक्त कल्पत्रू पुस्तक किसकी है, तो ये भोज की लिखी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। आपका ऑप्शन ए सर जॉन सोर, बी लॉर्ड वेलेजली, सी लॉर्ड हेंस्टिंग, डी
लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस हो गया है, इसको वालिस कर लो। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, तो इसका सही आंसर है सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। चलिए इसके बारे में, अब मराठा युद्धों के बारे में जान लेते हैं। इसकी हमने एक ट्रिक भी बनाई है याद करने की, आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो अगर हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो ये 1775 से 82 वारेन हेस्टिंग थे इस समय में। द्वितीय युद्ध की बात करें तो ये 1803 से 1805 के बीच बीच हुआ था, लॉर्ड वेलेजली हैं। थर्ड युद्ध की बात करें तो ये 1817 से 18 के बीच में हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। कई बार मिलान के लिए दे देता है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप इन तीनों युद्धों के बारे में जान लीजिए। तीनों युद्ध की सन भी याद रखिए आप, किस किस वर्ष में हुए थे, तो वर्ष भी याद कर लीजिए। एक बार और मेरे साथ बोल लीजिए कि 1775 से 82 वारेन हेस्टिंग्स, 1803 से 5 लॉर्ड वेलेजली और 1817 से 18 लॉर्ड हेस्टिंग, ये हो गया। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में और क्या हुआ था, तो पेशवा पद की समाप्ति भी हो गई थी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। और अब ये भी जान लो, कितनी बार पूछा है कि अंतिम पेशवा कौन था, तो बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। उसके बाद अंतिम पेशवाओं का जेल डाल दिया, ये डाल दिया, इस टाइप से क्वेश्चन बनाता है, तो आपको बताना चाहिए कि उनको बिठूर कानपुर में भेज दिया था। इसकी हमने एक ट्रिक बनाई, हंस बे हंस। अरे मजाक में ऐसे ही बोल देते हैं ना, अरे क्यों उदास खड़े, हंस बे हंस। तो हंस बे हंस से, पहले हंस से वारेन हेस्टिंग, और बे से वेलेजली, और लॉर्ड हेस्टिंग, अंतिम हंस से तुम्हारे लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएंगे। तो हंस बे हंस, वारेन हेस्टिंग, वेलेजली और लॉर्ड हेस्टिंग। मुझे लगता है बताते बताते आप लोगों को याद हो गया होगा। अच्छी ट्रिक है, कुछ नहीं है, ऐसे ही मजाक में बोलते ही हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोस्टा से घिरे सागर का नाम है। आपका ए एड्रियाटिक सागर, बी एजियन सागर, सी लिगुरियन सागर, या डी टेरहेनियन सागर। तो इसका सही आंसर डी टेरहेनियन सागर है। आइए इसके लिए हमने आपको मैप लगा दिया है, मैप में हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है और कैसे है। तो ये रहा आपका मैप, आप मैप देख लीजिए। तो ये आपका, ये आ गया टेरेनियन सागर, ये टेरियन सागर है। इसको देखेंगे, ये हमारा कोस्टा हो गया, ये सर्डिनिया हो गया, ठीक है, ये हमारा सिसिली हो गया, ये हमारा इटली हो गया, तो इनके मध्य में ये हो गया। यहाँ और जान लीजिए, तो जान लीजिए, तो कोस्टा और सार्डिनिया, कोस्टा जो फ्रांस के अधीन है और सर्डिनिया जो इटली के अधीन है। यहाँ पे इसके मध्य में एक ये वॉन फोसियो जल संधि है। कई बार ऐसे पूछ ले अगर वॉन फोसियो जल संधि किन किन के मध्य है, तो आप याद रखिए। इसी तरह से एक नीचे मैसना जल संधि है, तो ये सिसिली को इटली से, इन दोनों को अलग करती है, इसके बीच में है ये संधि। और एक इधर ये एड्रियाटिक सागर हो गया, ये अयोनियन सागर हो गया। अगर हम यहाँ बात करें तो ये दब गया है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे ये अट्राटो अट्रांटो करके जल संधि है जिन दोनों के मध्य में। इस प्रश्न के बाद, वीडियो खत्म होने के बाद, एटलस उठा करके एक बार यूरोप का मैप देख लीजिए। आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन अगर आप अच्छे से एटलस देखते हैं तो वहां से कवर हो जाते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? आपके ऑप्शन ए आईआरडीपी, बी ट्राइसेम, सी एनआरईपी, या डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर डी उपयुक्त सभी। ये तीनों ही ये तीनों ही जो कार्यक्रम हैं, ये ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम कब कब शुरू हुए इनकी सन जान लेते हैं। कई बार सन के आधार सन पूछ लेता है, या सन के आधार पर मिलाने को दे देते हैं, क्रम लगा दीजिए। तो जान लीजिए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसको शॉर्ट में आईआरडीपी बोलते हैं, ये 1978 से 79 के में शुरू हुई थी। दूसरा ग्रामीण विकास स्वरोजगार योजना की बात करें, जिसको शॉर्ट में ट्राइशम बोलते हैं, ये 1979। थोड़े से सिमिलर हैं, पर आईआरडीपी के बाद ट्राइशम है, याद रखिए। और अगर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की बात करें तो ये 1980। इन तीनों में सबसे बाद में आया। चलिए हम अगले, ये रहा आपके लिए प्रश्न कि 1853 में जन्मे यह पश्चिमी भारत के पारसी थे।
यह इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। यह एक समाज सुधारक थे और सम्मत आय अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपर्युक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी बी एम मालाबारी, सी बी पी वाडिया, डी नौरोजी फरदौनजी। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। और हाँ, आप लोग इस प्रश्नों के जवाब देते ही नहीं हैं। आप प्रश्नों के जवाब दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति कोशिश करें, अगर सही उत्तर किसी ने दिया है तो उसके बाद आप उसको देखिए, अदरवाइज आप किसी ने दे भी दिया है फिर भी आप सही उत्तर दीजिए उसे, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। और अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो कहीं किताब से या अदर कहीं से भी सर्च करके आप उसका आंसर बताइए। चलिए, तो इसका जवाब आप सभी लोगों में से आप सभी लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है। जिस किसी का भी उत्तर सही रहेगा उसके उत्तर को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी सभी लोगों को भी सही उत्तर का पता चल जाए। कल हम पुनः अपना अगला वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। एक बात और, आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो। धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.